Good morning, all of you. Today, again, we are having a new lesson here, and this one from class 7th. And the topic that we are going to cover today, this is composition and structure of the atmosphere. ठीक, यानी कि एटमॉस्फेयर का जो कॉम्पोजिशन है, मिश्रण है, वो किस तरीके से बनता है. So in the starting of the lesson, that before starting the lesson, we should know about the what is the atmosphere. Atmosphere है क्या? So I have written here the definition. Atmosphere, the blanket of air surrounds the earth, is called the atmosphere. ठीक है? Called the atmosphere. That is written something wrong here. We will write here atmosphere. Fine. So if we were talking about the atmosphere, there is a blanket of air, and air की वो चादर, हवा की वो चादर जिसने हमारे अर्थ को चारों तरफ से कवर किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. अब एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज है, गैस की चादर है ना, तो देयर आर लॉट्स ऑफ गैसेस. जैसे कंपोजिशन में देखिए, मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस हैं. गैसेस की क्वालिटी, गैसेस आर कलरलेस एंड टेस्टलेस. ऐसी गैसेस है जिसका ना कोई कलर है, ना ही कोई स्पेशल टेस्ट होता है. इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ कितना है, नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है, एंड रिमेनिंग ऑफ द गैसेस व्हाटएवर दैट इज रिमेनिंग इन द 1%, these all gases are there. For what? This is the part of the atmosphere. Again, I am telling you, the air that is surrounding the earth, cover the earth. This is called the atmosphere. Let's start something more here. कि जो एटमॉस्फेयर है उसका लेवल क्या है, क्या वो पूरा का पूरा सेम है या कुछ डिफरेंसेस भी हैं उसके अंदर. तो सी एटमॉस्फेयर का जो कैटेगराइजेशन किया जाता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं कुछ पार्ट्स में. That is called the troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. ये 1, 2, 3, 4, 5 एक्सोस्फेयर से लेके ट्रोपोस्फेयर तक पूरा का पूरा ये पार्ट आपके एटमॉस्फेयर का पार्ट है, जिसको कुछ टाइमिंग पीरियड पे कुछ डिस्टेंस के ऊपर हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, जिसको अलग अलग स्फेयर का नाम दे दिया गया. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ट्रोपोस्फेयर. जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ, जो ट्रोपोस्फेयर होता है वो अर्थ का सबसे क्लोजेस्ट, सबसे पास वाला हिस्सा पड़ता है. यानी अर्थ जैसे ये है, उसके आसपास का जो भी सराउंडिंग पार्ट पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर, जिसकी हाइट पोल से 8 किलोमीटर और इक्वेटर से 14 किलोमीटर होती है. आपको पता होना चाहिए कि हमारे दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और बीच का पार्ट जो होता है उसको इक्वेटर कहते हैं. यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेज पड़ती है. पोल से कितना है, 8 किलोमीटर पड़ता है, और इक्वेटर से 14 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये पूरा का पूरा एरिया रेडियस में चलता है. ठीक है, जो टेम्परेचर होता है यहाँ पे, ठीक है, एवरी 165 सेंटीमीटर से 1 डिग्री सेल्सियस पे कम हो जाता है जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ती जाती है. यानी अर्थ से 165 सेंटीमीटर ऊपर आप जाएंगे तो टेम्परेचर आपका 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, रिड्यूस होता है. कहाँ पे, ट्रोपोस्फेयर के अंदर. ठीक है, और लगातार ये ऊपर जितना ऊपर चलते जाएंगे उतने ही आपके टेम्परेचर डाउनफॉल पे होता जाएगा. ठीक, जिसको लैप्स रेट कहते हैं. क्या कहते हैं, लैप्स रेट. यानी फ्रॉम स्टार्टिंग वेयर यू आर स्टार्टिंग हियर, आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे आपका टेम्परेचर 165 सेंटीमीटर पे, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, जिसको आप लैप्स रेट कहते हैं. ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या इस लेयर की, कि धरती के अर्थ के क्लोजेस्ट होने की वजह से सबसे ज्यादा हीट की रेडिएशन को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है. जैसे सूरज की रोशनी है, टकराने के बाद क्या होता है, उसकी रेज वापस जाती है. तो इस एटमॉस्फेयर के अंदर जब वो रेज वापस जाती है, उसकी जो हीट होती है सबसे ज्यादा एयर जो होती है ऑब्जर्व कर लेती है. हवा जो होती है सारी हीट्स को ऑब्जर्व करके अपने पास ही रख लेती
है। और वही जब सूरज चला जाता है तो भी गर्मी रहती है। आफ्टर गोइंग द सन द हीट इज देयर इन द एटमोस्फेयर, और वही हीट रात में हमारे को काम आती है, नहीं तो अर्थ इतना ठंडा हो जाएगा कि वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव देयर। एंड दिस इज नॉट अ डे प्रोसेस, इट्स अ ह्यूज प्रोसेस दैट इज रेगुलेटिंग फॉर अ बिलियन ऑफ द ईयर्स। ठीक है, तो इट वाज द डिटेल ऑफ एटमॉस्फेयर फर्स्ट पार्ट, दैट इज ट्रोपोस्फेयर, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। नाउ वी आर कमिंग ऑन द स्ट्रेटोस्फेयर, सेकंड पार्ट पे आते हैं। एंड इसके बाद का जो एरिया पड़ेगा उसको हम कहेंगे स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में देख लीजिए। द लेयर दैट लाइज जस्ट अबव द ट्रोपोस्फेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर। इसके ऊपर वाले से, जैसे मैंने भी अभी आपको बताया था, एक वर्ड आता है ट्रोपोपाउस। ट्रोपोपाउस क्या है? द बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड द स्ट्रेटोस्फेयर इज नोन एज ट्रोपोपाउस। एक बाउंड्री जो होती है इसके बीच का, ठीक है, और इसकी शुरुआत में कुछ एरिया होता है दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेटोपाउस। खासियत ये क्या होता है? द हाइट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज 50 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी 40 किलोमीटर तक तो ट्रोपोस्फेयर था। अर्थ के ऊपर जितना बढ़ते जाएंगे 50 किलोमीटर तक जाएंगे तो क्या आ जाएगा? आपका पूरा का पूरा एरिया कहलाता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आफ्टर 14 यानी 36 किलोमीटर का जो एरिया होता है वो कहलाता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, इस एरिया की खासियत क्या होती है? यहाँ पे कोई क्लाउड्स नहीं होता, वाटर वेपर्स नहीं होते, ठीक, और टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर भी बिल्कुल नॉर्मल रहता है, जितना टेम्परेचर होगा उतना ही टेम्परेचर रहता है लोअर पार्ट के अंदर। और जब आप एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, अपर पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो टेम्परेचर आपका क्या होता है? इंक्रीज होता है। एयरक्राफ्ट्स जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं, प्लेन्स, ये सब कुछ इसी एरिया में उड़ते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्टेबिलिटी बिल्कुल फिट रहती है, बहुत ज़्यादा क्लाइमेट का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, और जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, सूरज के निकलने वाले जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, वो सबसे ज़्यादा रेडिएशन जो निकलता है सन से, ये ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट आते हैं हम लोग मेजोस्फेयर पे। मेजोस्फेयर की जो हाइट बताई गई है वो बताई गई है इसके बाद, अगला नंबर आता है मेजोस्फेयर का अर्थ से 80 किलोमीटर, यानी 50 30, इसके बाद 30 किलोमीटर और ऊपर जाएंगे आप तो आपका मेजोस्फेयर आ जाएगा। यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीज होता है, हाइट जैसे जैसे बढ़ती है, ठीक है, -100 डिग्री सेल्सियस से लेके पहुंच जाता है लगभग 80 किलोमीटर तक। यानी यहाँ पे क्या था? जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता है। यहाँ पे शुरुआत में ठीक रहे तो ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता है। यहाँ पे आएंगे टेम्परेचर क्या होता है? जैसे जैसे ऊपर जाएंगे और टेम्परेचर बिल्कुल ही ज्यादा कम हो जाता है, और 80 किलोमीटर तक जाते जाते यहाँ पे -100 डिग्री तक का टेम्परेचर आ जाता है। ठीक है, और एटमॉस्फेयर की सबसे क्लोजेस्ट लेयर कहलाती है, सबसे कोल्डेस्ट लेयर कहलाती है। जितने भी हमारी 1 2 3 4 5 है, तो ये जो आपका जो मेजोस्फेयर है, मेजोस्फेयर सबसे ठंडा पार्ट है स्फेयर का, एटमॉस्फेयर का। ठीक है, जब भी कोई मैटर्स, धूमकेतु या कुछ तारा वारा या उल्का पिंड, इस तरह का कोई चीज इस लेयर में आते हैं, तो आते ही क्या करते हैं? जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेकआउट हो जाते हैं। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द मेजोस्फेयर इज कॉल्ड द मेजोस्पोर्स, और जो इसका सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वो मेजोस्पोर, स्ट्रेटोस्फेयर, इस तरीके से चलता है। नेक्स्ट आते हैं थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जो होता है वो आपका, अभी तक तो हम 80 किलोमीटर तक थे, यानी कि अर्थ से 4400 किलोमीटर, ठीक है, सी लेवल से, सॉरी अर्थ से नहीं, सी लेवल से 4400 किलोमीटर का जो एरिया पड़ता है वो थर्मोस्फेयर कहलाता है। यानी 80 से अबव जो भी गया, दैट इज द पार्ट ऑफ द थर्मोस्फेयर। यहाँ पे जितनी ऊंचाई पे जाते जाओगे उतना ही ज्यादा टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा, और लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यहाँ पे चला जाता है। इसको दो पार्ट्स में और डिवाइड कर दिया गया है, किसको? थर्मोस्फेयर को। एक है आइनोस्फेयर और दूसरा है एक्सोस्फेयर। आइनोस्फेयर इज द लोअर लेयर of the thermosphere, as the name suggested. The layer contains electrically charged ions that reflect radio waves back to the earth and the
फैसिलिटेट वायरलेस कम्युनिकेशन। इस वाले एरिया में जो थर्मोस्फेयर है वहां पे दो पार्ट्स में तोड़ा आपने। एक पार्ट बन गया आपका आयनोस्फेयर, दूसरा पार्ट बन गया आपका एक्सोस्फेयर। आयनोस्फेयर के अंदर जो लोअर पार्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, रेडियो एक्टिव चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी टाइप के आयंस होते हैं जो काम करते हैं क्या, रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए वेव्स देते हैं। जो आप कम्युनिकेशन करते हो मोबाइल के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, टीवी देखते हो, सब कुछ यहीं से होता है। तो उसी से चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं अर्थ के ऊपर मैसेज कंटिन्यूअस भेजते रहते हैं। थ्रू दैट आयंस हम लोग यहाँ पे रेडियो, मोबाइल फोन, इंटरनेट जो कुछ भी होता है उसको चला पाते हैं। ठीक है। सेकेंड जो एक्सोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर की खासियत, लास्ट वाला जो है एक्सोस्फेयर की खासियत क्या है, ये हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, यानी इसके 100 किलोमीटर ऊपर, ये 1500 पे हो गया, इसके 100 किलोमीटर ऊपर और जाएंगे तो हमारा पड़ जाता है एक्सोस्फेयर। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या है, द डेंसिटी ऑफ एयर इज वेरी लो एंड इट इज इन अ रेयर फील्ड। हवा बहुत कम है, नाम मात्र की है, और यहाँ पर सर्वाइव करना लगभग नामुमकिन है। वेरी लाइट गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम आर प्रेजेंट इन दिस लेयर। सबसे जो लाइट गैसेज होती है, जो हाइड्रोजन है या हीलियम है, वो आपको यहाँ पे मिलेगी, बाकी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें नहीं मिलेगी। दिस लेयर बीइंग द अपर मोस्ट इज द एक्सट्रीमली हॉट। ये सबसे अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का, और सबसे ज्यादा गर्मी, सबसे ज्यादा हॉटनेस यहाँ पे होती है। और जो टेम्परेचर होता है कैन बी हाई एज 5000 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हो सकता है। और ये जो आपका एटमॉस्फेयर है ये मर्ज कर जाता है स्पेस के थ्रू, आउटर स्पेस में जाके क्या होता है, ये टच हो जाता है। नाउ वी हैव अ पॉइंट, स्मॉल पॉइंट हियर, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। भाई हमारे पास एटमॉस्फेयर है तो उसका सिग्निफिकेंस यानी महत्वपूर्ण या जरूरत क्या है। पहला, लाइफ। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमारे पास किसी भी तरीके का कोई लाइफ नहीं होता, ह्यूमन बींग्स, एनिमल, प्लांट्स, कुछ नहीं होता। सेकेंड पॉइंट, नाइट्रोजन गैस जो होती है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स, ट्रीज। क्यों, नाइट्रोजन नहीं होगा तो फर्टिलिटी गायब हो जाएगी, फर्टिलिटी गायब हो जाएगी तो क्या होगा, फर्टिलिटी गायब होने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारे पास किसी भी तरीके का प्लांट या कुछ भी नहीं बचेगा। जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा तो लाइफ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना जरूरी है लाइफ के लिए, आप सोचो, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमारे पास कुछ नहीं होगा। जब हमारे पास कुछ नहीं होगा तो कैसे सर्वाइव करेंगे। ठीक है, ह्यूमन बींग्स रहेंगे नहीं, जब ह्यूमन बींग्स नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होते फिर लाइफ क्या रहेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि आपको शायद पता ना, हम उसको पोल्यूशन 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 कहते रहते हैं। हाँ देखो जी, किसी भी चीज का एक्सेस होगा, किसी भी चीज की ज्यादती होगी तो वो खराब है। जैसे हिंदी में, संस्कृत में कहावत है ना, अति सर्वत्र वर्जिते, अति नहीं होनी चाहिए। किसी भी चीज का एक बैलेंस है, कम ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हीट को ऑब्जर्व करके गर्मी रखता है। अभी बताया था आपको मैंने कि अगर सन चला जाएगा तो गर्मी कौन देगा, पूरा रात पड़ रहा है, सर्दियों का मौसम होता है, तो वो जो हीट होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑब्जर्व करके रखता है एयर के अंदर, जिसका काम होता है गर्मी को इकट्ठा करके रखना, उसी के द्वारा अर्थ फिर रात में अपने आप को गर्म रखती है। ओजोन लेयर, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ओजोन लेयर नहीं होता, ओजोन लेयर नहीं होता तो अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ की किरणें डायरेक्ट धरती पर आते हैं, उसके बाद सब कुछ स्वाहा। ठीक है, प्रेसिपिटेशन, बारिश कितना जरूरी है अर्थ के लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पानी से लेकर सब कुछ अर्थ पे ही इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, तो अर्थ के लिए प्रेसिपिटेशन, बारिश कितना जरूरत है आपको देख सकते हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और लॉजिकल लेसन आपको मैंने बताया यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, सुनिएगा, समझिएगा, डेफिनेटली आपको फायदा